everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Didi Sports, and you are watching Third Man Show episode number 2. And today we will discuss Pakistan versus Australia series wrap up. और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राय मोहम्मद अजलान, जो कि मुसन्निफ के नाम से भी जाने जाते हैं. तो आज हम जानेंगे कि इस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को मुसन्निफ अपने अल्फाज में किस तरह कलमबंद करते हैं. तो चलते हैं मुसन्निफ की तरफ. Thank you so much, Abdul Rahman, for such a lovely intro, and thank you so much for inviting me. चलें, हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के. अगर हम सीरीज देखें, जो कि एज एक्सपेक्टेड वी लूज 3-0, लेकिन जिस तरीके से हमने फाइट दिखाई वो एक्सपेक्टेड नहीं था. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक किस्म की उम्मीद थी कि हम फाइट कर सकते. तो ओवरऑल आप इस सीरीज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट, न्यू कैप्टन और आफ्टर फ्यू चेंजेस, आफ्टर फ्यू इंजरीज. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैनरी येलो जो है ये आउट ऑफ कंप्लीटली कोइंसिडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा. बट देखें, ये कहना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-0 होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी 2-0 हो, कोई एक आधा मैच हम ड्रॉ कर लें. मुझे इस दफा ये फीलिंग थी. उसकी वजह शायद ये थी कि इस दफा की जो टीम थी वो उतनी नातजर्बाकार एज सच नहीं थी जितनी लास्ट टाइम हमने 2019 में देखी थी. वैसे अगर देखा जाए तो जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था इन 29-10 एंड 2016-17, वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो स्किल वाइज मे बी एंड तजर्बा वाइज मे बी करंट जो हमारी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में थी उससे कहीं बेहतर थी. बट स्टिल चूंकि उनसे नहीं हो सका, उससे पहले 2005-6 में जब हमारी टीम गई थी तब नहीं हो सका, 1999 में जब हमारी टीम गई थी उनसे नहीं हो सका. तो एक वो भी एक फैक्टर था कि भाई अगर उनसे नहीं हो सका तो इनसे भी कहाँ होगा. मसला ये है कि इतने टाइम के दौरान हमारी टीम उनसे कोई एक आधा सेशन भी नहीं जीत सकी इन ऑस्ट्रेलिया. बट इस दफा के टूर में शायद हम वो चीज नहीं कह सकते. देर आर सम पैचेस जहाँ पे हम डोमिनेट कर रहे थे. एक दो सेशन ऐसे गुजरे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम ने उनको डोमिनेट किया था. हमारा ऑस्ट्रेलिया से हारना इन द लॉन्गेस्ट टाइम इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर बैटिंग. हम हारते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग. हमसे उनके 20 आउट नहीं हो पाते, जो कि पिछले टूर में तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे. इस टूर में हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि हमने उनके 20 आउट किए. सो वो एक फाइट हमने डेफिनेटली दिखाई. फिर कैप्टनसी चेंज होने से, न्यू मैनेजमेंट के आने से कुछ तब्दीलियां हमें देखने को तो मिली. फॉर इंस्टेंस, एज ए कैप्टन अगर हम शान मसूद की बात करें तो शान मसूद की कुछ फील्ड प्लेसमेंट्स के डिसीजन ऐसे थे कि जो बड़े में फ्रेश एंड डिफरेंट लगे. जिस तरह से ट्रेविस हेड के टाइम पे उन्होंने जिस तरह से उनकी विकेट ली, फिर स्टीव स्मिथ के टाइम पे स्लिप हटा के थोड़ा सा पॉइंट ले लिया जहां पे बाउंसर पे उसको आउट किया. तो कुछ इस किस्म की चीजें हमें देखने को मिली, जिनसे एक उम्मीद लग रही थी कि हम एक अच्छा उनको फाइट दे सकते हैं, पुश बैक दे सकते हैं, जो कि कुछ हद तक हमने दिया भी. अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब हम मैचेस हारे हैं दो, वो फिर हम अपनी बैटिंग कोलैप्स की वजह से हारे हैं, जो कि हमारा सिग्नेचर बैटिंग कोलैप्स है. आई डोंट नो उसका कुछ इलाज हो सकता है या मशरक वस्ता के मसलों का कुछ इलाज हो सकता है. दोनों ही मुझे एक जितने ही बेचारे, सॉरी फॉर साउंड इनसेंसिटिव, बट दोनों ही नाकाबिले इलाज किस्म के मसले लग रहे हैं मुझे. एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम 2019 की भी बात करें, उस टूर से पहले भी और इस टूर में हमारी कॉमन चीज़ें ये थी कि हमारा बॉलिंग इनएक्सपीरियंस था. उस वक्त भी बैटिंग इतनी इनएक्सपीरियंस नहीं थी जितनी हमारी बॉलिंग थी. हम मोहम्मद मूसा खान के साथ गए थे, नसीम शाह के साथ गए थे, दोनों ने उधर डेब्यू किया था. और अगर इस सीरीज की बात करें, खुरम शहजाद और आमिर जमाल ने डेब्यू किया था. और तो अगर हम दोनों टूर्स की बात करें, दोनों में हमारी उस तरह से बॉलिंग ही हमेशा वीक रहेगी. लेकिन इस टूर में हमारे ये पॉजिटिव रहा कि हमारी बॉलिंग जिन्होंने डेब्यू किया उसमें पॉजिटिव साइन. हमारा खुरम शहजाद भी पहले मैच के बाद अनलकी रहे, इंजर्ड हो गए, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह, अगर हम फाइंड ऑफ द टूर कह सकते हैं कि आमिर जमाल थे, तो ये एक बिग पॉजिटिव था इस सीरीज में. लेकिन जैसे आपने बात की हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, तो क्या वजह है? क्योंकि क्या सिर्फ हमारी बैट्समैन सिर्फ एशिया स्पेसिफिक रह गए? क्योंकि अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, सऊद शकील की, ये लास्ट सीरीज में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं. इमामुल हक का तो बैट पैच चल रहा था अक्सर उनके, सिर्फ मैं बात करूं तो स्पेसिफिक पिच के अलावा उनसे कहीं रिकॉर्ड्स नहीं है इन रिसेंट टाइम्स. इन स्टार्ट ऑफ हिज करियर ही हैज स्कोर्ड रन्स इन साउथ अफ्रीका एज वेल, बट अगर हम रिसेंटली बात करें तो उस तरह से उनके मैच विनिंग रन्स नहीं है जिस तरह से स्टार्ट में आते रहे.
तो क्या वजह है कि हमारी बैटिंग नहीं क्लिक कर पा रही? क्या ये क्योंकि लास्ट सीरीज की बात है जो श्रीलंका में हुई थी, उसमें हमारे बैट्समैन नहीं परफॉर्म किया। हमारे साथ जो एक मसला अब्दुल रहमान रहा है ना, वो पिछले कुछ अरसे से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, टीम के साथ रहते हुए, पीसीबी में रहते हुए जो मैंने ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि हमारे प्लेयर्स टाइम के साथ साथ बेहतर होने की बजाय ना, या तो स्टेगनेंट हो जाते हैं या कंप्लेसेंट हो जाते हैं, या देयर इज अ डिप आ जाता है कि प्लेयर्स लाइक इमाम, बाबर, जो बड़ी हद तक जिनको हम पोस्ट पीएसएल जनरेशन कहेंगे, इन लोगों का इतना इतना तजर्बा हो चुका हुआ है कि इतने तजर्बे के बाद, बाबर ने तो खैर कप्तानी कर ली, बट इतने तजर्बों के बाद दूसरे ममालिक में खिलाड़ियों को कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। मैं अगर नॉर्मली पर्सन्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो उमर अकमल, 2009 में उन्होंने डेब्यू किया। आज भी वो कामरान अकमल के छोटे भाई बने हुए हैं। वो कभी भी अपनी उस तरह से एक पर्सोना डेवलप नहीं कर सके कि 2016 में भी उनको यंगस्टर ही कहा जा रहा था, यंग मैन ही कहा जा रहा था। वो 5-7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कप्तानी की पोजीशन की दौड़ में आ सकते, बिकॉज उनकी उस किस्म की ग्रोथ उनकी नहीं हो सकी। एक एक्सेप्शनल टैलेंट, लेकिन कभी भी अपनी पोटेंशियल लिव अप नहीं कर सका, बिकॉज एक सर्टन टाइम के बाद आके देयर वाज कंप्लीसेंट हो गए, किसी टाइम के बाद स्टेगनेंट हो गए। सो शायद ये जो ट्रेंड है ये हमारे प्लेयर्स में भी है। इमाम नो डाउट इज अ वंडरफुल गाय, नो डाउट इज अ वंडरफुल प्लेयर, लेकिन वो एक जो होता है अपने आप को हालात के साथ अडेप्ट करना, मे बी हम वहां पे थोड़ी सी मार खा जाते हैं। इमाम ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में 2019 में जिस तरह से बैटिंग की थी, और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने यूरोप टूर जो था हमारा, जिसमें आयरलैंड में भी मैच था हमारा, इंग्लैंड में भी टेस्ट मैच था, उसमें जिस तरीके से वो खेले थे, सो देयर वाज, क्या उसे कहेंगे कि देयर वाज समथिंग, सम ऑफ द स्पार्क इन दैट इनिंग्स। हम्म। उससे पहले अगर देखा जाए, जिस तरीके से जब ये एचपीएल के लिए ओपन करते थे इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पे बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग किया करते थे, या पाकिस्तान का, अपने पाकिस्तान टीम में आने से पहले जिनकी एक दो इनिंग्स थी बहुत जबरदस्त थी। बट प्रॉब्लम ये है कि विद टाइम अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो लोगों का भी आपको लेके एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो हमने वर्ल्ड कप में नोट किया कि जिस तरह से ये हॉलैंड वाले मैच में शुरू में ही पीछे पड़े हुए बाउंसर पे पुल करने गए, इन्होंने कैच पकड़ा दिया, और फिर बार बार तकरीबन उसी तरह से आउट होते हैं, तो वो दुनिया को भी पता चल गया कि आपको आते अचानक आते हुए बाउंसर से प्रॉब्लम होती है। सो जब ये इस किस्म की चीज होगी, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर दोज थिंग्स, और फिर उससे फिर निकल के आपको खेलना पड़ता है। दूसरा, इमाम पे प्रेशर ये था कि हम में से बहुत लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमाम वहां जाके फेल होंगे। सो वो इस तरह का जो प्रेशर होता है वो आप पे प्रेशर डालता है, बजाय इसके कि आपको कॉन्फिडेंस दे। और वही हुआ कि वो वहां पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरा, ये भी एक एलिमेंट होता है कि हमारे यहाँ कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो हमें पसंद आ जाते हैं, कुछ होते हैं वो हमें कभी भी पसंद नहीं आते। तो अगर देखा जाए तो इमाम हैज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन परफॉर्म तो बाबर आजम भी उस तरह से नहीं कर सके, परफॉर्म तो साइम अयूब भी इतनी तमाम तर बातों के बाद नहीं कर सके, अब्दुल्ला शफीक भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, साउथ शकील फॉर दैट मैटर। यस। लेकिन ज्यादा तोपों का रुख जो है वो इमाम की तरफ होगा, इन लोगों की तरफ नहीं होगा। तो शायद वो हम सबको एक एक करेक्टर ऐसा चाहिए होता है कि जिस पे सारा मलबा डाल दिया या जिस पे सारा गुस्सा निकाल दिया जाए, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। और वही फैक्टर हमें यहाँ पे नजर आता है, जिस तरह से शान मसूद पे एक तनकीद होती है, और जी। वो एक एक बड़ी हद तक वो बेवुकत और बुनियाद। बेजा किस्म की तनकीद होती है। हाँ, बेबुनियाद की तनकीद होती है। अ, उसकी शायद वजह हम ये ले लेते हैं कि ही कम्स फ्रॉम स्लाइटली, क्या हो सके, फ्लुएंट फैमिली आता है, उसका बैकग्राउंड जरा डिफरेंट है। शान मसूद उस तरह से टीम से निकलने के बाद मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करता, मीडिया में नहीं आता। शान मसूद की एक आदत है, वो टीम से ड्रॉप होने के बाद दोबारा डोमेस्टिक में जाता है, स्कोर करता है, वापस आ जाता है। तो और मे बी उसका उस किस्म का फ्लेयर नहीं है, बट अगर देखा जाए तो ही उसके क्या कहेंगे, वर्क एथिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ब्रिलियंट प्लेयर, ब्रिलियंट वर्क एथिक, अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करना है, कब अपने आप की अपनी गेम चेंज करनी है, बड़े बेहतरीन तरीके से जानता है। उस पर जो था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसने रिकॉर्ड भी बनाए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए भी खेला और स्कोर किया। फिर कप्तानी, वो जो एक मीम हुआ करती थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी बिकॉज लाहौर कलंदर्स लास्ट आया करता था, सेकंड लास्ट जो था वो मुल्तान सुल्तान आया करता था। 2020 में जब ये कप्तान बने तो हमने वो चेंज देखा।
मुल्तान सुल्तान वर टेबल टॉपर्स एट दैट टाइम। अगर वो कोविड यस। ब्रेक ना आती तो मे बी फाइनल लाहौर कराची का नहीं, फाइनल मुल्तान कराची का होता। यस। सो देर आर मेरिट्स टू हिम, बट वो अक्सर वो नोटिस नहीं होते, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे कुछ पसंदीदा होते हैं जो बन जाते हैं, कुछ नापसंदीदा होते हैं जो बन जाते हैं, उसमें फिर समटाइम्स लॉजिक इन्वॉल्व नहीं होती। सो मुझे एग्जैक्टली। इमाम के केस में भी यही लग रहा है कि ही हैज बीन अनलकी, उस तरह से नहीं खेल सका जितनी उसकी पोटेंशियल है। लेकिन उस तरह से तो बहुत से खिलाड़ी नहीं खेल सके, तो सारी तोपों का यस। 70% रुख इमाम की जानिब क्यों? साउथ शकील से भी तो परफॉर्म नहीं हुआ, सरफराज अहमद भी जो एक टेस्ट मैच खेले उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सके, या दोनों जो दैट्स व्हाई हमारे आई बाकी। आस्क्ड कि क्यों हम मैंने पहले भी बात की कि अब सो शकील की भी बात कर लें, हम साथ में अब्दुल्ला शफीक की भी बात कर लें कि ये सब लास्ट सीरीज में परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो साइम अयूब को तो हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वो डेब्यू मैच खेल रहे थे, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा हम्म। स्पार्क नजर आया लेकिन उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी हैं, जिनमें अगर हम सीनियर्स की बात करें तो बाबर आजम इज द मोस्ट कैप प्लेयर इन द टीम करंटली। तो हम्म। उसमें बाबर आजम आते हैं, फिर उसके बाद इमामुल हक आते हैं, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं, फिर सऊद शकील आते हैं। तो इन चारों प्लेयर्स पे ऐसा क्या है कि परफॉर्म नहीं कर पाते, खासकर बाबर आजम, कि हम कहते थे कि अगर कैप्टनसी उनसे ले ली जाएगी तो उन पे प्रेशर कम हो जाएगा, वो परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उस तरह से फिर भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मे बी उस चीज का भी प्रेशर था कि मैं कप्तान नहीं हूं तो मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, तो मे बी दैट बिकम एक प्रेशर। एक और चीज जो है वो ये है कि इफ आपसे अगर बैटिंग नहीं हो रही, जो चीज मैंने बहुत थोड़ा सा देखा जावेद मियांदाद को इन 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 क्रिकेट, बट उनकी पुरानी अगर इनिंग्स निकाल के पढ़ें या देखें, या ये चीज यूनुस खान में थी कि अगर उनसे खुद से स्कोर नहीं हो रहा होता था तो वो दूसरे साइड के खिलाड़ी से स्कोर करवा लेते थे। यूनुस खान की बहुत सारी इनिंग्स ऐसी हैं, अगेन उमर अकमल की एग्जांपल आ जाएगी, द पार्टनरशिप बिटवीन यूनुस खान एंड उमर अकमल निकाल के देख लेंगे कब कब उन्होंने उमर अकमल से किस तरह से स्कोर करवाया। शान मसूद की वो तारीखी इनिंग्स जिसमें खुद भी यूनुस खान ने एक मैच विनिंग नॉक खेला था लेकिन शान मसूद से भी स्कोर बनवाया। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स निकल आती हैं। इसी तरह से जावेद मियांदाद के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो उससे अगर खुद स्कोर नहीं हो रहा था तो वो दूसरे एंड वाले खिलाड़ी से स्कोर करवा लेते थे, जस्ट टू कीप द स्कोर कार्ड स्कोर बोर्ड बिजी। वो चीज भी हमें हमारे इन इन प्लेयर्स में नजर नहीं आती कि अगर वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं ना तो वो इतना प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार मैंने ही करके दिखाना है। और उस प्रेशर में ना तो उनसे खुद होता है, और वो जो कोलैप्स होना होता है वो कोलैप्स भी हो जाता है। तो वो जो एक एलिमेंट है कि किस तरीके से मैं स्कोर कार्ड को बिजी रखूं और दूसरे खिलाड़ी से भी स्कोर करवाऊं, वो भी नहीं हो पा रहा। सो बाबर के केस में तो ये है कि नो डाउट ही इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, यस। बस उससे नहीं स्कोर हो पाया, वो एक और हकीकत है जिसको थोड़ा सा उसको खुद को भी कंसिडर करने की जरूरत है कि क्या वजह है जिसकी वजह से स्कोर नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली एक एक बेल कर्व होता है किसी भी खिलाड़ी की एक जर्नी के अंदर, कि जहाँ वो नीचे से शुरू होता है, तरक्की करते करते अपनी पीक पे आता है, उसके बाद उस बेल कर्व ने वापस दूसरी साइड पे ढलकना होता है, बिकॉज वो बेल शेप होती है। तो क्या कहीं ये डिक्लाइन वाली टाइम तो शुरू नहीं होगी उनके करियर की? तो अगर ऐसा है तो इसको अभी से रिवर्स किया जा सकता है। बुरा पैच आना, बुरी फॉर्म होना, दैट डजंट डिफाइन अ प्लेयर, किसी पे भी आ सकता है। बिकॉज मिड 2000s में सचिन के मुतालिक भी था कि इतना बुरा पैच आया हुआ था कि वो क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोच रहे, देन ही मेड अ कम बैक एंड ऑब्वियसली स्कोर्ड बिग रन्स। तो बाबर आजम पे भी अगर बुरा पैच आया हुआ है तो दैट डज नॉट डिफाइन हिम एज अ प्लेयर, बिकॉज उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस बुरे पैच से कहीं ज्यादा बेहतर है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल कम आउट ऑफ इट। दूसरा ये था कि वो कंसिस्टेंटली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, माइनस दैट श्रीलंका टूर। और रेड बॉल इन ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। और दूसरा ये है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के टूर्स उतने फ्रीक्वेंटली अब होते भी नहीं है। एक और चीज ये भी है ना कि ऑस्ट्रेलिया उन टीमों को अपने यहाँ बुलाती है कि जिनके आने से उनकी क्रिकेट को फायदा हो। लेट्स पुट इट दिस वे, ड्यूरिंग द 80s हम तकरीबन हर दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे होते थे, वो चाहे टेस्ट सीरीज के लिए हो चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज के लिए हो। और उस टाइम पे जो हमारे हमारे क्रिकेटर्स थे, उनका स्किल लेवल किस तरीके से इस फिनोमिना ने डेवलप किया वो हमारे सामने है कि वो इवेंचुअली वन अ वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया इन 1992, बिकॉज हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को वहाँ खेलने का फ्रीक्वेंट तजर्बा था या बताने का तजर्बा था। इवन जो हमारे वो खिलाड़ी जो पहले दफा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे थे, प्रॉब्ली उन्होंने भी अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही खेला था। पीपल लाइक इंजमाम, मुश्ताक, आकिब। मुश्ताक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो यूथ वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, लेट 80s वाला। तो उनको जी। तजर्बा था ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। हमारे यहाँ अब आप देख लें कि
पोस्ट 92 हमारी टेस्ट सीरीज कितनी, लास्ट जो सीरीज इमरान खान ने कैप्टन की थी दैट वाज इन 1991, जिसमें इमरान एंड वसीम अकरम वर द लीडिंग रन स्कोरर। उसके बाद से हमारी टेस्ट सीरीज का फ्रीक्वेंसी क्या रही है? 95, 99, 2004, 2010, 2016 एंड नाउ इन 2019 एंड देन 2023। तो 4-4, 5-5 साल का गैप आ जाता है। और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी वहां पे जब जाते हैं तो उस तरह से क्लेमेटाइज नहीं हो पाते। हमारी बैटिंग फिर वहां बेहतर परफॉर्म कर जाती है, बॉलिंग स्ट्रगल करती है। सो वहां पे हमारा टूर अगर देखा जाए लंबा होता है इन टर्म्स ऑफ 3 टेस्ट मैचेस थे इस दफा, लास्ट टाइम 2 टेस्ट मैचेस थे, उससे पहले भी 3 टेस्ट मैचेस थे। लेकिन उससे पहले जो तैयारी के लिए हमारा टाइम है, टूर मैचेस मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं, एग्जैक्टली। प्रैक्टिस मैचेस उस तरह से नहीं होते, तो मे बी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपने बात ये भी की थी कि तनकीद बावजह और बिला वजह भी हमारे प्लेयर्स पे बहुत होती है, जिनमें से अगर हम बात करें हमारे जो करंट कैप्टन है शान मसूद पे, उन पे तो एक स्पेसिफिक फैन क्लब्स आ जाते हैं कि उन्होंने तनकीद करनी ही करनी है। वो वजह क्यों है कि हमारे प्लेयर को कैप्टनसी से हटाया गया और शान मसूद ने उस पोजीशन को सक्सीड किया। तो सिर्फ इस वजह पे शान मसूद पे तनकीद कर देना, और साथ में अगर हम शान मसूद की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी बात करें, उनकी टेस्ट में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर हम डोमेस्टिक में बात करें, डोमेस्टिक और लिस्ट ए में, तो उनका रिकॉर्ड भी है मोस्ट रन्स इन अ सीजन। और जिस तरह से वो खेले हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन जब वो टीम में आते थे कभी इन एंड आउट होते रहते थे, उस तरह से इनको कंसिस्टेंट रन भी नहीं मिला। जब परफॉर्मेंस होती थी फिर आगे परफॉर्मेंस नहीं थी होती, फिर ड्रॉप कर दिया जाता था। लेकिन फिर शान मसूद का एज अ कैप्टन वापस आना, और अगर हम बात करें कमाल कैप्टनसी हमें देखने को मिली बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम में इस तरह के में। अगर हम फील्ड प्लेसमेंट की बात करें इन बाबर जहरा, हमें उस इस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट नहीं नजर आती थी। अगर हम आपने भी गेम्स खेली होंगे, अगर हम क्रिकेट गेम की बात करें वहां पे आता है ऑटोमेटिक प्रीसेट या मैनुअल प्रीसेट। तो अगर हम बाबर एरा की कैप्टनसी की बात करें, वो ऑटोमेटिक प्रीसेट होता था, प्रीसेट 1 2 3। तो हमें कभी उसमें मैनुअल प्रीसेट नजर नहीं आया, वो कि हमें शान मसूद की कैप्टनसी में नजर आया। और तो उस पे आप शान मसूद पे एज ए प्लेयर आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? और नियर फ्यूचर आपने उसके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करना है विद कराची किंग्स, तो क्या आप देखते हैं? देखिए, शान इज अ ब्रिलियंट गाय, एंड शान का ये है कि जितना आप उसको ज्यादा जानते हो ना, यू स्टार्ट लविंग हिम मोर। वो इस किस्म का कैरेक्टर, इस किस्म का इंसान है। सो मेरी फर्स्ट शान मसूद का नाम तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम 2013 में ही सुना था, बट फर्स्ट इंट्रोडक्शन शान मसूद के साथ 2016-17 में हुई। एंड द मोर आई नो हिम द मोर आई लाइक दैट गाय। वो इस तरह का कैरेक्टर है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसका उसका वर्क एथिक जो है ना वो इमेक्युलेट है। ही इज ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू वर्क एथिक। हिज गेम अवेयरनेस इज ब्रिलियंट। He knows his game, he knows game of others, he knows the trend. So जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड करती है क्रिकेट ब्रेन से, क्रिकेटर ब्रेन से, एक लीडर ब्रेन से, तो वो चीज उसमें है। स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना। और ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ करेक्टर दैट यू यू कैन कम अक्रॉस जो थोड़ा सा आपको लगे कि अग्रेसिव है, अपनी बात जो है ना वो अग्रेसिवली मनवाना चाह रहा है। वो बड़े तरीके से अपनी बात मनवाना जानता है, अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहता है। वो एक मजाक भी तो बनता है ना, इसलिए कप्तान बना दिया कि जी अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है। तो आपने कभी अगर गौर किया हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही मेक्स सो मच सेंस। मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी वो जिस तरीके से आर्टिकुलेट करके देता है, दैट्स ब्रिलियंट। और सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी हो जाना कप्तान होने के लिए, बनने के लिए लाजमी नहीं हुआ करता। कैप्टेंसी कम्स विद अ कंप्लीट पैकेज। और क्रिकेट जैसी खेल में कैप्टेंसी इज अ डिफरेंट जॉब। दैट्स बिकॉज बाकी खेलों में तो होता है कि फॉर इंस्टेंस फुटबॉल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैनेजर साइड लाइन पे खड़ा होता है और मैनेजर ही एक तरह से बड़ी हद तक कप्तानी कर रहा होता है, या कोच जो है वो आपकी कप्तानी कर रहा होता है। सेम सेम गोज विद हॉकी। लेकिन क्रिकेट जैसे खेल में जब आप पवेलियन से इतनी दूर हो ग्राउंड के अंदर, आप ही ने डिसीजंस लेने हैं, आपने ही अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना है, तो वहां पे जस्ट गुड प्लेयर इज नॉट गुड इनफ। अब हम इंग्लैंड के जो ब्रेली हुआ करते थे उनकी एग्जांपल ले लेते हैं। ही वाजंट गुड बैट्समैन, ही वाजंट गुड बॉलर। वो इतना अरसा कैप्टन इसलिए रहे बिकॉज हिज मैन मैनेजमेंट वाज इमैक्युलेट। सो वो चीज आ जाती है। सो यू हैव टू बी अ गुड प्लेयर, यस। यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यस। देन आपकी गेम अवेयरनेस, आपका वर्क एथिक, आपका लोगों को लेके चलना, आपकी मैन मैनेजमेंट,
सो ये सारी चीजें मिलके एक कैप्टन बनाती हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देता हूँ। वही स्टार्स थे, वही खिलाड़ी थे, वही टैलेंट से भरा भरा हुआ पूल होता था हमारा। ड्यूरिंग 90s कोई और कैप्टन होता था तो हम अजीबो गरीब तरीके से मैच हार जाते थे। वसीम अकरम कैप्टन होते थे तो वही टीम जो है वो मैचेस जीतना शुरू कर देती थी। मुश्किल से मुश्किल मैचेस अजीबो गरीब सिचुएशन से आके निकलना जीतना शुरू कर देती थी। वही प्लेयर होते थे तो हमारे यहाँ अपने मुल्क में आके जिम्बाब्वे में टेस्ट मैच हरा के चला गया था लेट 90s में। सो कैप्टन मेक्स दैट डिफरेंस, उसका उसका अपना इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली वसीम भाई वाज अ ग्रेट प्लेयर, और देन लीडरशिप क्वालिटीज, वो एक बड़ा जबरदस्त पैकेज बन जाता। तो शान मसूद के केस में ही इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, एक ब्रिलियंट टीम लीडर है, स्ट्रेटजी उसको समझ भी है, बनानी भी आती है। और हमने जो मैं दो ही एग्जांपल मैं अभी दोबारा दे देता हूँ कि जिस तरह से ट्रेविस हेड वाला जो आउट था, फील्डर को थोड़ा सा डिफरेंट एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से प्लेस किया था, उसका फ्रूट मिला। वार्नर के आगे आगा सलमान को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, हमने भी शायद हम सब ने शायद पहली मर्तबा देखा है आगा सलमान को इस तरह से, इस रूप में। बट बैक इन 2017-18 उस वक्त मैंने इसका उसके मुतालिक ज्यादा सुनना शुरू किया था कि जिस तरह हफीज भाई या मोहम्मद हफीज जो है, ही इज डेंजरस अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर्स। ये भी उसी उसी तरह का प्लेयर है, और उन्होंने दो बार दिखाया भी, जिस तरह से वार्नर को उन्होंने आउट किया। और फिर वो जो वीडियो गेम वाली ऑफ स्पिन थी अगेंस्ट स्टीव स्मिथ, जिसपे वो उसको कवर में मारने गए और गेट से गेंद निकल के बोल्ड हो गया। अ, वो एक एग्जांपल है कि उन्होंने किस तरह से अपने एसेट को यूटिलाइज किया। तीसरा, वो जो स्टीव स्मिथ की दफा स्लिप हटा के थोड़ा सा पॉइंट ले लिया और फिर बाउंसर पे आउट किया। तो वो एक्सप्लेन करता है कि देयर वाज अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, वहां पे गेम अवेयरनेस मौजूद थी, सिचुएशन की रीडिंग बहुत अच्छी थी कि अगर इस वक्त ये सिचुएशन है तो उसकी डिमांड क्या है। ये वो चीज थी जो थोड़ी सी लैक कर रही थी इन आर प्रीवियस रिजीम्स ऑफ डिफरेंट कैप्टन। मैं सिर्फ बाबर की बात नहीं करूंगा, डिफरेंट कैप्टन। अजहर भाई के साथ हम्म, भी यही प्रॉब्लम थी एज ए कैप्टन। कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सरफराज भाई के साथ भी आ रही थी, कुछ हद तक ये प्रॉब्लम मिसबा भाई के टाइम पे भी हमें नजर आ जाती थी। बट ये था कि मिसबा भाई की जो टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी थी, जिस तरीके से जो उनकी एक एक टेम्पलेट बन गई थी, बैटिंग करनी है, बड़ा स्कोर लगाना है, उसके बाद स्पिन डलवा देनी है, और अ, उसके बाद मैच जीत जाना है। या जिस तरीके से उन्होंने उनके पास लिमिटेड किस्म के जो फास्ट बॉलर्स थे उनको किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, लाइक मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है एक प्रॉब्ली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच में राहत अली को जिस तरह से उन्होंने यूज किया था, इवेंचुअली वो कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन वो जी पूरा बना बनाया सेटअप वहां बिगड़ गया था। तो वो चीज हमें इस दफा दोबारा नजर आई कि देयर वाज सेटअप, सिचुएशन की डिमांड को समझते हुए किस तरीके से फील्ड प्लेस की जाए, तो वो नजर आ रहा था। तो इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी उसमें वो चीज नजर आई है शान मसूद में। दूसरा, मुझे एक और चीज जो फील हुई है, ही हैज कम अक्रॉस एज अ वेरी सिक्योर कैप्टन। एक दो मौकों पे जिस तरीके से बाबर को आगे कर देना, रिजवान से बारहा मशवरे करना, और उनकी बात सुन भी लेना, सो दैट इज समथिंग दैट कम्स अक्रॉस एज ए ट्रेड ऑफ अ वेरी सिक्योर कैप्टन। तो वो भी एक चीज हमें देखने को मिली है। तो वही मैंने जिस तरह से कहा कि हमारे कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ नॉट सो फेवरेट्स होते हैं, फिर जो फेवरेट्स होते हैं उनके फिर सब गुनाह माफ भी हो जाया करते हैं हमारे यहाँ। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, आई थिंक ये एक जनरल हर ट्रेंड फील्ड है में। हमारे हर फील्ड में, हर माशरे में। दफातर में भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जी जो कुछ ना करके भी बड़े फेवरेट बन जाते हैं। सो वो एक प्रॉब्ली एक कल्चरल नॉर्म है हमारा, विच विल टेक टाइम टू रिजॉल्व। कल कला को शान मसूद को अल्लाह मजीद कामयाबियां दें, हमारी टीम टीम का इवेंचुअली इंशाल्लाह। फायदा होगा। जी तो शान मसूद के भी फैन क्लब्स बन जाएंगे। सो जो फैन फैन क्लब्स होते हैं ये, इनका नुकसान ये होता है कि ये टीम से बड़ा बनने की कोशिश या सोच में होते हैं, हो नहीं पाता। अभी हमें बाबर आजम या दूसरे डिफरेंट खिलाड़ियों के फैन क्लब्स नजर आते हैं। मैंने कुछ अरसा पहले कुछ और खिलाड़ियों के भी फैन क्लब्स देखे हैं, और बहुत तगड़े देखे हैं, बहुत वोकल देखे हैं। सो ये फैन क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इनकी पावर या इनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज्यादा नहीं होती। ये एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बनने की कोशिश में रहते हैं और होते भी हैं, लेकिन बिकॉज कोई एक एंड गोल उस तरह से नहीं होता कि जिसको अचीव किया जाए। ये वजह रहती है कि हमारे यहाँ इस किस्म के जो फैन क्लब्स हैं वो जी कभी कामयाब नहीं हो पाते, और हमारी टीम के इर्द गिर्द कोई उस किस्म का ऑफिशियल फैन क्लब उस तरह के नहीं बन सका। जी। और अगर हम 2010 से 2016 की बात करें, तब अफरीदी वर्सेस मिसबा का फैन क्लब बहुत हाइप पे होता था। और अब ऐसे
अब भी बहुत से फैन कब हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह से ये प्रॉब्ली नॉट सो वेरी हैवी फैन क्लब रहा हमारा, शायद वो 2004, 3-4 से लेके 2007, 8, 9 तक का था, जिस दौरान एक बड़ी हद तक में स्टेबिलिटी देखने को नजर आई इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी, कि एक कैप्टन है जिसको 5 सीरीज के लिए कैप्टन अनाउंस किया गया, एंड देन ऑब्वियसली वो बढ़ती एक वर्ल्ड कप तक चली गई। लेकिन उसमें भी आ जाता था कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन कैप्टन एंड अ सर्टेन फास्ट बॉलर, लेकिन इस किस्म के फैन क्लब्स उसके वक्त नहीं थे। प्रॉबली ये जो फैन क्लब मैं कहूँगा एरा जो प्रॉपर शुरू हुआ है वो 2010-11 में ही शुरू हुआ है, जब जी वर्ल्ड कप से पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा। एक जी। अनाउंस व्हाइट बॉल कैप्टन था, लेकिन एक कोशिश की जा रही थी कि किसी और को कैप्टन बना दिया जाए, और तब हमें पहली मर्तबा ये देखने को मिली, और ये फिर चीज चलती ही रही, काफी हद तक चलती रही। अभी हम फैन क्लब्स की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इनमें हम दो और मजीद फैन क्लब्स की बात करते हैं, जिनमें एक ही तरफ है रिजवान फैन क्लब और दूसरी तरफ है सैफी फैन क्लब। तो ये एक डिबेट चलती आ रही थी और सीरीज से पहले भी कहा जा रहा था कि दो कीपर्स में से किसको खिलाया जाए, लेकिन अगर हम सरफराज अहमद की बात करें, पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कम किया, जिसमें उन्होंने 200 रन की इनिंग्स भी खेली, लाजवाब कम किया। तो उसमें फिर चलते चलते श्रीलंका में भी उनकी इस उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन एक हद तक परफॉर्मेंसेज थी। आखिरी मैच में उनको कंकशन हुआ, रिजवान आके खेले, लेकिन फिर उसके बाद काजिम ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होके आए। तो इन सब के बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हम परफॉर्मेंस पे सारी बात करें तो सरफराज डिजर्व के वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, रिजवान के स्टैट्स अगर हम बात करें इन सीना कंट्रीज, रिजवान इज मोर परफेक्ट देन सरफराज इन सीना कंट्रीज। सरफराज इज मोर यूजफुल इन एशियन कंडीशंस। तो उस पे आपका क्या टेक है, क्योंकि अगर हम रिजवान की बात करें, रिजवान इज द टॉप स्कोरर ऑफ दिस सीरीज आफ्टर शान, और सेकंड भी शान मसूद। ठीक है, देखें, अगर मैं टीम बनाऊं, जो होती नहीं है कि व्हाट इज योर प्लेइंग 11, सो यस इफ द मैच इज बीइंग प्लेड इन एशिया, मेरा विकेट कीपर मेरे सैफी भाई नहीं होंगे, सरफराज विल बी माय विकेट कीपर इन दैट यस टीम। बट इफ द मैच इज इन सीना, which is South Africa, New Zealand, England, and Australia, then my ऑस्ट्रेलिया। wicket-keeper batter will be Rizwan. सो पहला मैच सरफराज डेफिनेटली खेलते थे, बिकॉज उनकी एक परफॉर्मेंस चलती भी आ रही थी, रेड बॉल क्रिकेट में डोमेस्टिकली भी परफॉर्म किया हुआ था, तो बनता था उनका उस मैच में खेलना। लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, जब दूसरे मैच में रिजवान को टीम में लाए, उससे पहले प्रैक्टिस मैच में रिजवान का स्कोर भी था। ही पुश्ड हिज केस एंड ही मेड अ कम बैक टू द रेड बॉल साइड ऑफ पाकिस्तान टीम। और इंटरेस्टिंगली रिजवान टीम से उस वक्त ड्रॉप हुए थे कि जिस वक्त रिजवान वाज डेजिग्नेटेड वाइट रेड बॉल वाइस कैप्टन। और उसके बावजूद उनका कोई बयान उस किस्म का हमें सुनने को नहीं आया, ना कोई इस किस्म की बात हुई। जो हमने जहां तक मैंने जो विजुअल्स देखे वो यही थे कि ही वाज बैकिंग सरफराज इन इन ऑल दोस इंस्टेंसेस, जब सरफराज वाज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ रिजवान। और मुझे भी ये फील होता है कि प्रॉब्लम इन दोनों की कमराडरी बहुत अच्छी है, हमने एक हाइप अपने एंड पे एक लड़ाई बनाई हुई है। यस और आई थिंक ये एक हिस्ट्री है हमारी भी विकेट कीपर्स की। ड्यूरिंग द 90s हमने देखा कि किस तरह से देयर वाज ए मोइन राशिद भाई, एंड मोइन। राशिद एंड मोइन वाली चलती थी। फिर एक छोटा सा बीच में पैच आया था जिसमें अतीकुज़्ज़मा और और हुमायूं फरहत कामरान पे बहस हो रही थी। हुमायूं जी फरहत पे पहले बहस हो रही थी कि जब ये दोनों जाएंगे तो इनकी जगह कौन लेगा। देन कामरान अकमल केम इन। कामरान अकमल का ये था कि कामरान अकमल वाज एन एक्सेप्शनल बैटर एट दैट टाइम। कामरान अकमल उस वक्त वो काम कर रहे थे जो इस वक्त काम बटलर या बेस्टो। डिकॉक कर रहे होते हैं, बेस्टो डिकॉक कर रहे होते हैं, कि उनको किसी भी नंबर पे 1 to 7 बैटिंग करवा लो, विकेट कीपिंग वो कर ही लेते हैं। तो ये काम उस वक्त कामरान अकमल कर रहे थे। तो वो तो विकेट कीपर्स के मामले में हमारा ये चलता आ रहा है कि हमेशा से एक एक आई थिंक एक हिस्टोरिकल फैक्टर है कि हमारे यहाँ जो एक्सेप्शनल विकेट कीपर्स, जो लेजेंडरी विकेट कीपर्स आए, वो प्रिडोमिनेटली सब कराची से आए। बीट वसीम बारी, बीट सलीम यूसुफ, देन यस राशिद मोइन मोइन, खान।
सरफराज भी इवन कह दी। अतीकुल सरफराज इज फ्रॉम कराची, देन ऑब्वियसली उससे पहले अतीकुल जमा की भी परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर जी। उनको कंसिडर किया गया था नेशनल साइड के लिए, एंड देन सरफराज भाई आए। सो एक 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 कंटिन्यूटी चलती हुई आ रही थी। रिजवान एक डिफरेंट केस था बिकॉज पेशावर से, और इसके बारे में बात उस वक्त हो रही थी जिस वक्त सरफराज भाई की टीमी पोजीशन बहुत सिक्योर हो चुकी हुई थी। जी। 2014-15 से इसका नाम सुनने में आ रहा था कि पेशावर का बांग्लादेश ओपनर टूर है, में आए थे। हाँ कि विकेट कीपिंग भी कर लेता है, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। देन ही केम इन टू द साइड, उसके बाद खेलता खेलता रहा, फिर ड्रॉप हुआ, इन आउट होता रहा। देन इवेंचुअली जो इनका कमबैक हुआ है 2019 में, वो ऐसा कमबैक हुआ है कि वो अभी तक टीम के साथ हैं और बड़ा रेगुलर फीचर बने हुए हैं। तो जी। ये इस मुकाबले का फायदा ये है कि हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक पोजीशन के लिए बाकायदा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने और पहले कहा एग्जैक्टली कि इन दोनों की ये कंपटीशन हमारे टीम में बहुत ज्यादा है, और आगे भी अगर हम बात करें तो आगे भी कंपटीशन आ रहा है जिसमें हमारे पास मोहम्मद हारिस है, आजम खान है, बिल्कुल हसीबुल्ला खान है। तो हसीबुल्ला। विकेट कीपिंग में कंपटीशन हमारे साथ बहुत है, लेकिन अभी हमने बात की कैप्टनसी पे भी बात कर ली, बैटिंग ऑर्डर पे भी बात कर ली, तो टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो हम लास्ट जो हमारे बॉलिंग यूनिट पे बात करूंगा, ऑलराउंडर्स पे बात करना चाहूंगा। खुरम शहजाद और आमिर जमाल को टीम में लेके आना, उनको डेब्यू कराना और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देना, तो इसमें व्हाट्स योर टेक, क्योंकि उन्होंने बहुत देखिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। इट वाज अ गुड मूव। उस विकेट पे जिस तरीके से खुरम शहजाद ने सीम बॉलिंग की, उसने थोड़ा हमें इंजॉय तो करवाया भी लेकिन डराया भी कि अगर खुरम शहजाद पहला टेस्ट मैच खेलते हुए ये कुछ कर रहा है तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इस विकेट के ऊपर क्या करेंगे। सो वो एक चीज थी। बट खुरम शहजाद बड़े अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। डोमेस्टिक में ही वाज गोइंग थ्रू क्या से कहेंगे कि रगड़ा लग रहा था उनका, लेकिन इवेंचुअली उनको रिवॉर्ड मिला प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज ये है कि मीर हमजा की डोमेस्टिक क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होती है, लेकिन जो वो सीरीज खेले थे, जब उनका कमबैक हुआ था पाकिस्तान टीम में रेड बॉल टेस्ट मैचेस में, ही वाज अनएबल टू टेक अ विकेट। उनको फिर कंसिस्टेंटली खिलाना, एंड देन ही प्रूव्ड कि ही बोल्ड वेल। दोनों दोनों साइडों में बॉल को स्विंग करना, फिर उन्होंने इवेंचुअली जो मेलबर्न में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था। आमिर जमाल एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन के सामने आए हैं कि किस तरह अंडर 19 के टाइम से खेलते हुए आ रहे थे, देन क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत के चक्कर में उनको चांस नहीं मिला, देन इवेंचुअली एक वो भी सुना है कि क्रिकेट छोड़ के ऊबर की तरफ चले गए थे ये, एंड देन जी। कमिंग बैक और इस तरीके से परफॉर्म करना। सो फाइंड ऑफ टूअर, यस, आमिर जमाल। अब देखना ये होगा कि अब उनकी ये जो परफॉर्मेंस है उसको वो किस तरह से कंसिस्टेंटली कैरी करते हैं। आई जस्ट होप कि वो जितना पोटेंशियल है, जितना टैलेंट है, ही लिव्स अप टू इट एंड डोंट एंड अप बिकमिंग अ वन हिट वंडर। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर हमने अभी आमिर जमाल को देखा, उन्होंने बहुत आउट स्टैंडिंग खेला, उनके कुछ फैन क्लब्स भी बनने शुरू हो गए, और जिस तरह से हमने देखा कि वो T20 टीम का भी हिस्सा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर कोई प्लेयर टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो T20 में भी वैसी परफॉर्मेंस दे और ODI में भी वैसी परफॉर्मेंस दे। अगर वो T20 में आई में परफॉर्म नहीं करता, वो बंदा टेस्ट से टीम से भी बाहर हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हमें किस तरह प्लेयर्स को ग्रूम करना चाहिए और उनको बैक करना चाहिए, क्योंकि पिछले बहुत से ऐसे प्लेयर्स गए हैं कि जो एक फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं करते, उनको दूसरे फॉर्मेट से भी हटा दिया जाता है। अगर मैं नाम लूं तो खुशदिल शाह, जो वनडे में अच्छा कर रहे थे, T20 में अच्छा नहीं थे करे, खुशदिल शाह साइड लाइन कर दिए गए। हैदर अली आए थे, हैदर अली का तो अलग ही केस था, फ्रॉम प्लेटिनम टू अनपिक्ड गए PSL में। और बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, अभी मोहम्मद हुरैरा भी अनपिक्ड चले गए, जस्ट बिकॉज ही हैजंट परफॉर्म्ड वेल इन दिस ईयर कायदे आजम ट्रॉफी। तो प्लेयर को उस तरह बैक ना करना, क्या हमारा सिस्टम मजीद खराब करेगा? देखें, तीन फॉर्मेट की क्रिकेट आने से आपको फायदा ये हो जाता है कि आप तीन तरह के खिलाड़ी ग्रूम कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो तीनों खेल सकते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो दो खेल सकते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं जो एक खेल सकते हैं। आपने नाम लिए, मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। पहली एग्जांपल है खुरम मंजूर। वो लिस्ट क्रिकेट में पहाड़ जितना स्कोर करके आते हैं, आप उनको टेस्ट खिलाते हो, एक टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, दूसरे में परफॉर्म नहीं करते, आप बाहर बिठा देते हो। देन अगेन वो लिस्ट ए क्रिकेट में जो कि वनडे क्रिकेट होती है, 50 ओवर क्रिकेट, उसमें स्कोर करते हैं। बाय द वे सबसे ज्यादा लिस्ट ए सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए खुरम मंजूर की हैं, सईद अनवर से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। वो स्कोर करके उनको आप T20 खिलाते हो, वो T20 में परफॉर्म नहीं करता और दोबारा उसको कभी चांस नहीं मिलता।
शर्जील खान का डेब्यू होता है, शर्जील खान बैट्स वेरी वेल इन T20 आईज, लेकिन वो चूंकि वनडे में परफॉर्म नहीं कर पाता, वो T20 से भी निकल जाता है, और फिर उसको इट टुक हिम अ सेंचुरी इन PSL, जिसकी बुनियाद पर उनका कमबैक होता है टीम में, जो कि वो उस वक्त की अनाउंस टीम में उनका नाम भी नहीं होता। सो जी आपको ये समझने की जरूरत होती है कि वो खिलाड़ी जिस चीज में अच्छा है, अब उसमें तो उसकी पोटेंशियल का फुल लें, और जिस चीज में वो अच्छा नहीं है उसमें फिर अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो देन रिप्लेस हिम इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट विद समवन एल्स हु इज मोर सूटेबल फॉर दैट। सो वही बात आ जाती है सरफराज रिजवान वाली। तो अगर एशियन कंडीशन में मैच हो रहा होगा, तो मेरा विकेट कीपर की फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो सरफराज भाई होंगे, बट वो अगर वहां पे होगी तो फिर वो उसमें रिजवान होंगे। तो आपके पास अ, ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किस जगह पे किस खिलाड़ी को, किस फॉर्मेट में किस खिलाड़ी को एडजस्ट करते हैं। सो दूसरा ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का। मुसीबत ये है कि हमने बैक टू बैक बहुत अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान टू वसीम अकरम टू अब्दुल रज़ाक टू अजहर महमूद। तो वो जो एक एक लेगेसी चलती हुई आ रही थी ना, जब उस लेवल का टैलेंट हमें नहीं मिला, तो एक एजिटेशन है कि जी हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उस तरह से नहीं आ रहा। देयर हैव बीन केसेस एग्जैक्टली। लाइक अमाद बट, चांस नहीं मिला। आमिर यामीन 6 मैच खेले खेले, चांस नहीं मिला। फहीम अशरफ बहुत ज्यादा चांसेस मिले, कभी भी उस तरह की पोटेंशियल सामने नहीं आ सकी। नाउ आमिर जमाल इज द न्यू डार्लिंग ऑफ द नेशन। सो लेट्स होप कि ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करें जितना उससे उम्मीद की जा रही है, एंड आई विश हिम बेस्ट। इंशाल्लाह, और हम सबकी उम्मीद यही है कि अच्छा करें, और इस सीरीज से हमें एक पॉजिटिव देखने को मिला है कि हम कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ इफ वी एग्जीक्यूट द हम प्लान्स हम अकॉर्डिंगली। 20 आउट हम 20 आउट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के। जी। और हमने ऑल आउट इस सीरीज में 4 बार किया ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल विच ऐसे ही इज तो, अ वही ना कि बिग बिग हमसे बिग पॉजिटिव। कि 20 आउट नहीं हो पाते थे उनके, वो हमने किए। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव एंड लेट्स बिल्ड ऑन दैट। यस। और एट देन थैंक यू अजलान भाई फॉर जॉइनिंग अस, एंड नो लाइक प्रॉब्लम। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्पोर्ट्स साइड पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। और अजलान भाई, राय भाई के आपके साथ PSL पे भी एक शो करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए इंशाल्लाह दीजिए जरूर। इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।